ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा टुडे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 241 भाऊ साहेब राजाराम वाकाचोरे। प्रश्न संख्या 241। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क विगत 3 वर्षों के दौरान आज तक ऐसे किसानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्तीय पैकेज प्रदान किया गया तथा विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र सहित राज्यवार तथा जिलावार प्रदान किए गए ऐसे वित्तीय पैकेजों की संबंधित राशि कितनी है। ख सरकार द्वारा उक्त पैकेजों में से राज्यों को आज तक राज्यवार कितनी धनराशि जारी की गई है। और ग शेष धनराशि कब तक जारी किए जाने का विचार है। श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय ऋषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह अभी कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अभी जब होगा, विषय होगा, जब आएंगे ना, ऐसे नहीं उनका अभी विषय आएगा जब कर ले। अभी तो सालों है, अभी तो जनगणना होने दो, उसके बाद देखते हैं। उन्होंने मेरे प्रश्न का विस्तार पूर्वक जो जवाब दिया है, जानकारी दी है, उससे स्पष्ट है वो किसानों के लिए आर्थिक उत्थान। माननीय सदस्य, अभी कोई विषय नहीं, कोई नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अभी कोई जनगणना हुई नहीं, विषय नहीं आया, उसके पहले इस विषय को ले क्यों ले रहे? नहीं, गलत तरीका है आपका। कोई विषय हो, मुद्दा हो, कोई बात हो महोदय। नहीं, महोदय, मैं आपने इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, इस योजना के लागू होने से अब तक किसानों द्वारा कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने किसानों को कितनी राशि दी गई है। और साथ ही पूर्व फसल बीमा योजना की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या सुधार किए गए हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित किसानों के लाभ के लिए क्या प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सांसद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। भाऊ साहब राजाराम जी को, वो साईं बाबा की नगरी शिरडी से आते हैं, सबका मालिक एक, श्रद्धा साबुरी, और उनके मन में किसानों के लिए दर्द है। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत 1 दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया और उसके बदले में 19,59,00,000 किसान आवेदनों को 1,72,318
1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात ये तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, बोल देना, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री किसानों के वित्तीय सहायता बची नहीं सप्लीमेंट्री, कोई पूछ लो आप। हाँ सर, उनकी आर्थिक किसानों की जो आर्थिक स्थिति है से संबंधित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। किसानों को मजबूर आत्महत्या करनी पड़ती है। आपका प्रश्न क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने, फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए जाने। तो इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो सब योजना पर। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हितैषी सांसद है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देने लगे। अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर सकता हूं? और माननीय सदस्य बहुत सारे उन्हें पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी अभी माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम ICR के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन,
कृषि वानिकी इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। श्री लुम्बाराम चौधरी, लुम्बाराम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूर्व प्रश्न के बोलने की अनुमति देने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू करके देश के किसानों को आय बढ़ाने का जो काम किया है, वह कम पानी वाले राज्यों को ड्रिप, स्प्रिंकलर और फवारा सिंचाई प्रभावी लागू करके किसानों को आय बढ़ाने के साथ साथ में पानी की बचत की है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आदरणीय कृषि मंत्री महोदय, कृषि राज्य मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल की कमी वाले, जल संकट, भूजल की कमी वाले जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संचय और जल संचित के माध्यम से जो वर्षा का जल इकट्ठा कर सामुदायिक जल और टोका के लिए सरकार ने लघु सीमेंट किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% सहायता देकर किसानों की आय बढ़ाई है। मैं देश के करोड़ों किसान भाइयों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी, कृषि मंत्री महोदय और मोदी सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने किसानों को अजय देकर बजाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे क्षेत्र जालोर सिरोही में किसानों की ड्रिप फवारा कितने किसानों का भुगतान हुआ है, कितने किसानों की स्वीकृति फाइलें हुई है, भुगतान बाकी है और कितने फाइलों जमा हुई है, माननीय मंत्री महोदय, कराने की और स्वीकृत हुई है, उसका बताने का खिलाफ है। मैं एक बार पुनः मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत और मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। सर, किसानों का पानी खेतों का बह करके नदियों के मार्फत समुद्र में जा रहा था, मगर इन्होंने बूंद की योजना लागू करके आज ड्रिप दे करके आज उस किसान का बरसात का पानी रोक करके किसानों को फायदा किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने तो धन्यवाद दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। जब नेता विजनरी होता है तो फिर पूरी व्यवस्थाएं बदलती है। प्रधानमंत्री जी ने सूखाग्रस्त या जल संकट जिन जिलों में था, जिन गांवों में था, उस दर्द को पहचाना और उस दर्द को पहचान कर अनेकों उपाय किए। एक खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, अनेकों जल संरचनाएं बनाने के अभियान चले। पिछले दिनों अमृत सरोवर 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए ताकि भूजल का स्तर ऊपर उठे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर एक पानी की बूंद का ठीक ढंग से उपयोग हो, इसके लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना बनाई गई। और उसके कारण मुझे बताते हुए प्रसन्नता है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत ये दो अभी लगभग 96,97,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। और इसके कारण 70% पानी कम से कम बचता है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ड्रिप और स्प्रिंकलर से जब हम सिंचाई करते हैं तो नहरों की सिंचाई में या नालियां बना के जो पानी देते हैं उसमें पानी का अपव्यय बहुत होता है। ये पानी बचता है तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई होती है। जैसा माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग जैसी योजनाएं वो बनाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, सीमांत किसान और छोटे किसान, उनको 55% सब्सिडी दी जाती है कुल लागत की।
और अन्य किसानों को 45% सब्सिडी दी जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना से छोटे, लघु और सीमांत किसानों को भी काफी लाभ हो रहा है और पानी भी बचाया जा रहा है। माननीय सदस्य महोदय को मैं ये जानकारी दूंगा कि उनके क्षेत्र में कितने किसानों को इस योजना का लाभ दिया गया है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा। Honorable Minister would be aware that under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the Minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the Ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024? Further, whether the Ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list, and whether the Ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान किसान हैं, चाहे वो केरल का हो, चाहे वो कर्नाटक का हो, हम सब भारत माँ के लाल हैं। भेदभाव का कोई सवाल नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हर एक राज्य को SDRF के तहत केंद्र सरकार राशि आवंटित करती है। प्लानिंग कमीशन अनुशंसा करता है उसके अनुसार, और उसमें 75% हिस्सा केंद्र का होता है, 25% जो राशि होती है वो राज्य की होती है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस राशि का राज्य उपयोग करते हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो फिर केंद्र सरकार भी विशेष टीम भेजती है। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आंध्र में, तेलंगाना में दिक्कत हुई थी, अत्यंत वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी, केंद्रीय टीम गई थी। मैं स्वयं भी गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। वहाँ हमने स्थिति का आकलन किया था, केंद्रीय टीम ने उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की थी, और उसके आधार पर फिर NDRF के तहत और राशि राज्य सरकारों को निर्गत की जाती है। माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि केरल को भी NDRF के तहत विशेष रूप से 138 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कि बिना किसी भेदभाव के कहीं अगर संकट आएगा तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो केरल हो, अन्य राज्य हो। उन्होंने भी मसालों की बात पूछी। मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों रेड चिली के दाम कम हो गए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। मिर्ची भी मसालों में आती है। आंध्र के मुख्यमंत्री आए, हमने तुरंत फैसला किया कि रेड चिली 11,000 रुपया प्रति क्विंटल के माध्यम से खरीदी जाएगी, और हमने यहाँ से आदेश जारी किए। आपने अलग अलग किसानों को पूछा। मैं सुपारी उत्पादक किसानों के बीच कर्नाटक गया, कर्नाटक के मित्र यहाँ बैठे होंगे। वहाँ एक भयानक बीमारी के कारण वो पेड़ नष्ट हो गए थे। हमने एक स्पेशल पैकेज उसके लिए स्वीकृत करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा से किसानों पर संकट आएगा, वो देश के किसी राज्य के किसानों, किसी गांव के किसानों, उनके साथ भारत सरकार सदैव खड़ी रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 242, डॉक्टर डी पुरंदर शरीफ। प्रश्न संख्या 242। क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क डिजिटल कृषि मिशन के तहत आंध्र प्रदेश में किसान पहचान पत्र बनाने के लिए लक्षित किसानों की कुल संख्या कितनी है तथा अन्य अग्रणी राज्यों के आंकड़ों की तुलना में यह संख्या कितनी है? ख उक्त पहचान पत्र बनाने में
आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है? ग. निर्धारित समयावधि में ये पहचान पत्र बनाने के लिए आंध्र प्रदेश में लागू किए गए विशिष्ट तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियागत सुधारों का ब्यौरा क्या है और अन्य राज्य इन उपायों को किस तरह अपना सकते हैं? घ. मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण जैसी क्षेत्र विशिष्ट कृषि चुनौतियों के समाधान के लिए किसान पहचान पत्रों के माध्यम से प्रदत्त व्यक्तिगत कृषि विस्तार सेवाओं को किस प्रकार तैयार किया जा रहा है? और ङ. इन पहचान पत्रों को बनाने के दौरान संग्रहित किए गए आंकड़ों की सटीकता और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने संबंधी निगरानी ढांचे का ब्यौरा क्या है और राज्य स्तर पर विसंगतियों को किस प्रकार दूर किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 242 कल कृषि कल्याण पर चर्चा है, पूरी डिटेल। बैठिए। कृषि कल्याण पर चर्चा है पूरी समय, आप उस समय बोलना। माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा माननीय सदस्य। Sir, AgriStack is a transformative initiative, sir, which is aimed at digitizing agriculture and ensuring targeted benefits to the farmers. Even in my own state of Andhra Pradesh, just as the minister has mentioned, out of 60,02,607 farmers, sir, 37,65,463 farmers are registered on this portal, sir. However, sir, we need to understand that about 80% of our farmers are small and marginal, and scalability is a challenge that we face under this initiative. It is also important to realize, sir, that timely access to small and marginal farmers when it comes to subsidies, crop advisories are very, very important to them. Sir, I would seek to know from the Honourable Minister as to how the AgriStack will be leveraged to provide direct benefits to these farmers, ensuring seamless access to subsidies, credit, crop advisories and so on. And additionally, sir, how will the government ensure that these digital services reach remote villages where internet access as well as digital literacy is a challenge? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल माननीय अध्यक्ष महोदय उन्होंने पूछा है। एक जमाना था माननीय अध्यक्ष महोदय, तब किसानों तक अलग अलग योजनाओं का लाभ पहुंचाने में बहुत दिक्कत और परेशानी होती थी, क्योंकि हमारे पास विश्वसनीय डेटा होते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक डिजिटल कृषि क्रांति भारत में हुई है और डिजिटल कृषि मिशन माननीय अध्यक्ष महोदय बनाया गया है। और इस डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आंध्र की सरकार ने भी बहुत बेहतर काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे जो किसान हैं उन किसानों को सेवाओं का लाभ ठीक ढंग से मिले, इसके लिए किसानों को की एक डिजिटल पहचान स्थापित की जा रही है। इसे किसान लाभ और सेवाओं तक पहुंचने के लिए स्वयं को डिजिटल रूप से पहचान प्रमाणित करने में सक्षम होगा और किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्हें अपना पूरा विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। पहले फसल ऋण प्राप्त करने में माननीय अध्यक्ष महोदय और कागजी कार्रवाई और बाकी प्रक्रियाओं में बहुत समय लग जाता था, लेकिन किसान रजिस्ट्री बनने के बाद आधा घंटे के अंदर किसान फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। किसान को अगर अपनी फसल बेचना है तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के फार्मर आईडी बनाकर अपनी बोई गई फसल का ब्यौरा साझा कर सकते हैं, जिससे आसानी से मूल्यांकन करके उनकी फसल खरीदी जा सकती है। किसान फसल के खरीदारों से डिजिटल रूप से जुड़ सकेंगे और कम समय में अपना सौदा तय कर सकेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा की राहत भी किसानों को जल्दी मिल सकेगी, ऋण स्वीकृति जल्दी होगी। पहले ये सारे काम मैनुअल किए जाते थे राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा
और कई बार पता ही नहीं चलता था पन्ना लाल की जमीन कब धन्ना लाल के नाम हो गई, या बैंकों से ऋण लेने के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का विजनरी दृष्टिकोण है, जिसके कारण अब ये किसान आईडी बनेगी और लगातार आंध्र प्रदेश में किसान आईडी बनाने के क्षेत्र में माननीय अध्यक्ष महोदय काम चल रहा है। जो दूर दराज के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, वो एफपीओज के माध्यम से, कृषि सखी के माध्यम से भी इन योजनाओं का फार्मर आईडी बनाने के लिए योगदान ले सकते हैं। और आंध्र प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा कि फार्मर आईडी बनाने में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बचे हुए शेष किसानों को भी शीघ्र फार्मर आईडी उनकी बना दी जाएगी, इससे जोड़ दिया जाएगा। Honorable Member Supplementary. Sir, I would seek to know from the Honorable Minister whether farm laborers would be included in the farm registry under Agri-Stack, sir, as they remain excluded and they miss out on the various welfare schemes. Similarly, sir, a large section of our farmers are tenant farmers, and more particularly in my state of Andhra Pradesh, about 37% of our farmers are tenant farmers, and they face difficulties in accessing agricultural benefits. Therefore, sir, I would like to know from the Honorable Minister the measures that are being taken to ensure the inclusion of farm laborers as well as tenant farmers, so that they are not deprived of the benefits of the various agricultural interventions. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे देश में कई किसान ऐसे हैं जो स्वयं खेती नहीं करते, पट्टों पर अपनी जमीन जो कृषि श्रमिक हैं या खेती करने वाले दूसरे साथी उनको दे देते हैं। और ये बात सच है कि ऐसे किसानों को कई बार शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। उनको खाद की ज़रूरत है, उनको बीज की ज़रूरत है, प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई होना है, तो उनको इन चीज़ों का लाभ, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को बताना चाहूँगा कि किसान रजिस्ट्री शुरू में तो भूमि मालिक किसानों के लिए शुरू की गई थी, उनको शामिल किया गया है, लेकिन राज्यों को हमने आग्रह किया कि चरणबद्ध तरीके से इसमें बटाईदारों को, काश्तकारों को और मजदूरों को किसान रजिस्ट्री में वो शामिल करें, जिसका प्रावधान पहले से ही एग्री स्टैक में किया गया है। एक बार जब इन सभी किसानों के लिए किसान आईडी सक्रिय हो जाएगी तो विभिन्न लाभार्थी योजना और सेवाओं के लिए उनकी पात्रता डिजिटल रूप से सक्षम हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार इसके लिए अपनी नीति बना सकती है कि वो बटाईदार और टेनेंट किसानों को भी शामिल करने का काम करेंगे, और केंद्र सरकार इसके लिए राज्य सरकारों को पूरा समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राज्य सरकारों की पूरी मदद करेंगे। Allow Sri Krishna. I should thank the minister, sir, at the speed at which he has come forward and helped the chili farmers when they're in the dire straits, sir. And because of him, the prices have been stabilized, and he has very positively put the MSP at 11,700 rupees, sir. It's a very good move, sir. Thank you very much. And extending on the same question as my colleague has just asked, sir, initiatives like Agri-Stack and Farmer Digital Identities promise to uplift the land-owning farmers, but tenant farmers, either in cotton, chilies or paddy, they are the ones in Andhra Pradesh who cultivate almost 65 to 70% of the land, sir. So realizing this, our Honorable Chief Minister has pushed forward legislation so that they can be also empowered, sir. And myself, I have moved a private member's bill in that direction, sir. So in this context, I want to again ask you, sir, whether the government plans to integrate tenant farmers into the digital public infrastructure for the agriculture, sir. माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि टेनेंट किसान या पट्टे पर जमीन लेकर काम करने वाले, खेती करने वाले किसान महत्वपूर्ण है, उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ अलग अलग नीतियाँ बनाई हैं, और राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार
केंद्र आवश्यकता पड़ने पर उनको सहायता करेगा। उन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा, हम जरूर इस पर विचार करेंगे कि सभी शासकीय योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार की टेनेंट किसानों को कैसे दिया जाए। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके, बातचीत करके हम इस दिशा में सार्थक कदम उठाने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमती मल्लिका देवी। Sir, what are the type of complaints against the technical administrative process to make sure that the timely cards are given to the farmers? And if yes, what are the types of complaints and how are they being solved presently? Thank you. मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, अभी इस तरह की शिकायतों की कोई जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य ने ये सवाल उठाया तो जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का आवश्यक कार्रवाई करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। फार्मर आईडी बनाने के लिए अगर फार्मर आईडी के बारे में सवाल है तो राज्य सरकार 10 रुपया राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती है और किसानों के फार्मर आईडी बन जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए शिविर लगाकर अगर फार्मर आईडी राज्य सरकार बनाना चाहे तो प्रति शिविर के लिए 15,000 रुपए की राशि भी हम आवंटित करने का काम करते हैं। पर्टिकुलर अगर कोई शिकायत मिलेगी तो उसको बहुत गंभीरता से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 243। प्रश्न संख्या 243। क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान योजना का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत बिहार सहित राज्यवार प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का अन्य राज्यों से मांग के आधार पर मौजूदा 7 वस्त्र पार्कों के अतिरिक्त और अधिक पार्क स्थापित करने का विचार है? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सप्लीमेंट्री। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पीएम मित्र योजना से कैसे रोजगार मिलेगा? श्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री। सभापति महोदय, हमारे आगे माननीय शिवराज जी बैठे हैं। ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं, तो मैं तो टेस्ट मैच का प्लेयर नहीं हूं, मैं 2020 का प्लेयर हूं। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज देश के अंदर कृषि के बाद अगर कोई क्षेत्र है जो रोजगार देता है वो टेक्सटाइल ही है, वो वस्त्र मंत्रालय ही है। अभी 4.6 करोड़ का रोजगार है। भारत सरकार ने इसे 6 करोड़ से ऊपर ले जाने का 2030 का एक रोड मैप बनाया है। महोदय, पीएम मित्र से पूछे गए माननीय सदस्य को मैं कोटि से धन्यवाद दूंगा कि देश के अंदर अब तक जो रहा वो छोटे पार्कों से बनाया जाता था। अब छोटे पार्क में होने में इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ जाती थी, कॉम्पिटिटिव है, लॉजिस्टिक बढ़ जाता। इस तरह से लॉजिस्टिक एंड टू एंड हो। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने रखा 1000 एकड़ का। कई राज्यों ने उत्साह दिखा करके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो 2000 एकड़ से बड़ा पार्क बनाया लिया है, और गुजरात में भी 1700 एकड़ का। इस तरह से हम लोगों ने 7 पार्क सुनिश्चित किया है। तेलंगाना में है, ये आपको तमिलनाडु में है, ये सभी राज्यों में मिला करके 7 पार्क हैं। और इन पार्कों से रोजगार कम से कम 7 पार्क मिला करके 70,000 से 1 लाख करोड़ तक के बीच में इन्वेस्टमेंट आएगा। और साथ में साथ 21 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार इसमें होंगे, क्योंकि टेक्सटाइल ही एक ऐसा सेक्टर है जहां हम 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 35 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है। और वो रोजगार होता है फाइबर से लेकर के गारमेंट तक। और गारमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप
अधिक से अधिक रोजगार और रोजगार देने का अवसर है। और मैं मानता हूं कि ये रोजगार जो हम लोगों ने लिया है वो 21 लाख का रोजगार का लिया है। जब ये पूरे पार्क बन के तैयार होंगे, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, एंड टू एंड होगा, और ऐसी स्थिति में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं जो हम लोगों ने लिया है वो बनेगा। सेकेंड सप्लीमेंट्री। महोदय, अगर बिहार में पीएम मित्र पार्क नहीं है तो झंझारपुर सहित पूरे बिहार राज्य में वाल्मीकि नगर लेकर के कितने पार्क बनाने का माननीय मंत्री जी का योजनाएं हैं वो पूछना चाहता हूं। साथ साथ सदन के माध्यम से महोदय माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मधुबनी जिला एक समय खादी उद्योग का हब हुआ करता था, लोगों के लिए रोजगार का एक मुख्य स्रोत था। आज भी मधुबनी जिला खादी वस्त्र के लिए बिहार सहित देश भर में प्रसिद्ध है। आग्रह है मधुबनी जिला में खादी उद्योग के विकास एवं विस्तार हेतु सरकार द्वारा जनहित में आवश्यक पहल की जाए। महोदय, रोटी हमारी सरकार देती है गरीब जनता को, मकान देती है सरकार को, लेकिन कपड़ा के मामले में माननीय इस सदन से माध्यम से महोदय मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को कपड़ा का कुछ ऐसा स्रोत बनाइए कि बेरोजगार को नौकरी मिलेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। ठीक है, बिहार में पीएम मित्र पार्क नहीं हुआ, लेकिन बिहार में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में जो नीतियां चल रही है, बिहार की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो खास करके टेक्सटाइल के सेक्टर में, आपको जान करके खुशी होगी, जिस बिहार में फाइबर नहीं, कोई मिल नहीं, उसके बाद भी जो नीतियां बनी है, आज जब से ये सरकार तीसरी सरकार बनी है, मैं चंपारण जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की, चंपारण एक ऐसा जगह है कि वहाँ पर एक क्लस्टर बना है, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। आज जुलाई में भारत सरकार ने 100 से ऊपर इन्वेस्टर लेकर के बिहार के मंत्री के साथ एक इन्वेस्टर मीट भी किया, और इन्वेस्टर मीट में जिस मधुबनी जिला की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं रामप्रीत जी, वहाँ भी प्रस्तावक गए, वहाँ 700 एकड़ उनको दिखाया गया है जमीन। माननीय मंत्री बिहार सरकार के साथ एक उन लोगों की मीटिंग भी हुई, और मीटिंग ही नहीं हुई बल्कि 500 करोड़ से ऊपर का दोनों में एक MOU भी हुआ। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में बिहार, बेगूसराय, पूर्णिया, माननीय सदस्य पूर्णिया के सांसद हैं, पूर्णिया में भी टेक्सटाइल का माहौल बन रहा है। तो ये पूरे बिहार में जो नई नीतियां बनी है, डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार को मिलकर के हम एक टेक्सटाइल का माहौल बनाने का काम भी करेंगे। कौशलेंद्र जी, कौशलेंद्र कुमार। सभापति महोदय, मैं बिहार के नालंदा जिला से आता हूँ। हेलो, अरे आप बैठ जाइए सर, हमको भी प्रश्न पूछने दीजिए भाई। सभापति महोदय, मैं बिहार के नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। हमारे संसदीय क्षेत्र में स्वर्गीय कपिल देव प्रसाद जी 52 बूटी साड़ी, देश और विदेशों में उनकी पहचान थी। उनकी काश्तकारी के बदौलत भारत सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से भी नवाजा था। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बिहार में एनडीए की सरकार और दिल्ली में भी एनडीए की सरकार है, तो नालंदा सहित समस्तीपुर, चंपारण, पूर्णिया जो हस्तकरघा उद्योग था वो पूरी तरह से मृत हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, क्या इन लोगों को जो मृत है उसको आप चालू करने का कोई प्रस्ताव है, और माननीय हस्तकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने का माननीय मंत्री जी का कोई विचार रखते हैं?
माननीय सदस्य कौशल जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है महोदय। हालांकि इस प्रश्न से वो जुड़ा हुआ नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं बताना चाहूँगा उनको कि भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जो हम हथकरघा लोगों को मदद करते हैं, उनको धागे देते हैं सब्सिडी पर, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको हथकरघा भी देते हैं। तो आगे इनके ये जैसा फिर आगे होगा उस जिले में भी हम प्रयास करेंगे। अगर वहाँ बगल का जिला है नवादा, वहाँ भी हम दे रहे हैं। नालंदा में भी कोई होगा हथकरघा का जिसे उसे देना चाहिए सब्सिडी पर धागा, तो वो धागा हम उपलब्ध कराएंगे। तारिक अनवर जी। महोदय, मंत्री जी बिहार से संबंधित हैं और बिहार के बारे में काफ़ी लोग उत्सुक हैं। हमारे यहाँ एक कटिहार जूट मिल हुआ करता था, वो जब मोदी जी की सरकार आई तो वो जूट मिल बंद हो गया और वहाँ बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई। तो मैंने पत्र भी लिखा है मंत्री जी को कि जूट पर आधारित पार्क, एक जूट पार्क बनाने की ज़रूरत है। और जूट हमारे क्षेत्र में किसानों का जो प्रमुख उत्पादन है वो जूट है और आज वहाँ तमाम जूट मिलें बंद हो चुकी हैं और अब कोई लोग किसानों के पास कोई दूसरा मंत्री जी नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि वहाँ कटिहार में करीब 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, जूट पर आधारित एक पार्क बनाने की क्या मंत्री जी सोचेंगे, विचार करेंगे? सभापति महोदय, वैसे तो इस प्रश्न से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य तारिक साहब बड़े पुराने हैं, शायद ये भूल गए हैं कि ये कटिहार का जूट मिल मोदी जी के काल में बंद नहीं हुआ है, ये इनके काल में बंद हुआ है। ये भूल गए और ये भूल गए हैं और जब ये योजना बनेगी तो फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। संजय जायसवाल जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मेरे जिले में भी एक पीएम मित्रा के लिए आवेदन आया था पर वह नहीं हो सका। लेकिन ये जो स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, भाजपा बनी ही है अंत्योदय के लिए। बिहार इस देश में सबसे पीछे छूटा हुआ राज्य है क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के कुशासन में हम 1947 की स्थिति में पहुंच गए थे। सारे उद्योगपतियों को भगा दिया गया, सारे व्यवसायियों को भगा दिया गया था। आज हम बिहार फिर से आगे नीतीश कुमार जी के राज में उठना चाह रहा है, एनडीए के राज में उठना चाह रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरे देश के सभी चीफ सेक्रेटरी के सामने प्रेजेंटेशन कराया कि चनपटिया मॉडल आइडियल मॉडल है, जिसमें बाहर से आए हुए कोविड के समय के मजदूरों को हम लोगों ने पीएमईजीपी के तहत 280 उद्योग स्थापित किया। आज बिहार में लेदर एंड टेक्सटाइल पॉलिसी भी आ गई है। तो क्या माननीय मंत्री जी, पश्चिम चंपारण में जो हमने एक नया SEZ भी बनाया है और वहां पर सारे कोविड के मजदूरों को आज हम व्यवसायी बना करके वहां पर उद्योगपति बना करके वहां पे वो कमा रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई माननीय गिरिराज जी कोई उसके लिए भी प्रयास करेंगे कि पश्चिम चंपारण में वह उद्योग और ज्यादा बढ़ सके? माननीय सभापति महोदय, बात सही कहा माननीय जायसवाल जी ने कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब पूरा देश कोविड से त्रस्त था तो माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में वहाँ पर ये काम शुरू हुआ और आज एक अच्छा माहौल बना है चनपटिया में। अब मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम लोग कुछ वहाँ बेहतरी के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे। श्री अनिल देसाई। Thank you, Chair. Sir, I would like to ask the Honorable Minister through you. Sir, this based on Honorable PM's 5F vision, from farm to fiber, to factory to fashion to foreign, this PM मित्रा ये जो योजना बनी थी, इस योजना में काफ़ी बहुत सारे ध्येय थे और उसकी पूर्ति के लिए बहुत सारी बातें आई थी सामने। 7 स्टेट्स सिलेक्ट हुए थे,
उसमें महाराष्ट्र भी था। महाराष्ट्र के अमरावती में टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्रा के तहत करना था। एंड द बेसिक दिस थिंग वाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, enhancing the textile ecosystem, and the main aim was also to see that unemployment is addressed. 20 lakh jobs were to be created, and 70 lakh 1,000 crores investment was to be attracted. I would like to ask माननीय सदस्य प्रश्नकाल महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जो टेक्सटाइल पार्क है उसकी सिचुएशन क्या है, क्योंकि वहाँ पे शुरुआत तो आपने की लेकिन वो उसी तरह से है जहां से शुरुआत हुई थी। तो महाराष्ट्र के लिए ये जो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आनी थी, व्हाट इज द सिचुएशन अबाउट दैट? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अनिल जी ने बहुत माकूल प्रश्न किया है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि 13 राज्यों ने 18 आवेदन दिए थे मित्रा पार्क के लिए, 7 उसमें चयनित हुई क्योंकि कैबिनेट से पहली बार मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिया गया, क्योंकि देश और दुनिया से हम compete नहीं कर रहे थे। उसमें से 2 ब्राउन है, एक अमरावती और एक तेलंगाना का। ऐसी स्थिति में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अमरावती में प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन किया और 111 करोड़ का टेंडर हो गया है। क्या और मैं पूरा सदन के सामने रखता हूं कि ये जो मेरे साथ के 7 पार्क हैं उसमें कई सारी चीजें हैं जिसे करना पड़ता है राज्य सरकार को। राज्य सरकार को ये एक तो जमीन के बाद फिर वहाँ सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, बिजली पहुंचाना पड़ता है, पानी पहुंचाना पड़ता है, सड़क पहुंचाना पड़ता है, भूमि की उपलब्धता होती है, प्लग एंड प्ले का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस, वर्क्स हॉस्टल, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग पार्क, मेडिकल सुविधा, प्रशिक्षण के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल की सुविधाएं। मैं इतना ही कहूँगा, अनिल जी को आश्वस्त करूँगा कि ये 21 से 28 तक का योजना है और इस योजना को हम समयबद्ध पूरा करेंगे। मणिकम जी शॉर्ट में एक सेकंड चलिए माननीय सर प्लीज। सर थैंक यू सर। सर Virudhunagar district is an aspirational district. Virudhunagar has MSME, it's a MSME district, as well as from the fireworks and match industries are there, and printing and textile industries are there. Virudhunagar got a PM Mitra Park, but undue delay in development plan approval of the SIPCAT before SPV, which is headed by the Secretary of Textile, Government of India is there. When it will be approved, can the Honorable Minister will give a timeline for the approval, and we can assure the House about the approval part also. Thank you. महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वहाँ के इंडस्ट्री मिनिस्टर आए थे। उन्होंने जो कहा कि हमें ही इस पार्क को पूरा करने का सरकार को दे दें, वहाँ का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो भी है, तो हमने उसकी अनुमति दे दी है, एसपीबी बन गया है, सारे काम हो रहे हैं, दे दिया। क्वेश्चन नंबर 244 सेक्रेटरी थोड़े यहाँ जवाब सुनील तटकरे। प्रश्न संख्या 244। क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क पिछली वर्षा ऋतु के दौरान महाराष्ट्र में कितनी ग्रामीण सड़कों की पहचान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त सड़कों के रूप में की गई है तथा विगत 5 वर्षों के दौरान उनकी पहचान के लिए जिलावार क्या मापदंड अपनाए गए हैं। ख क्या उक्त अवधि के दौरान इन सड़कों पर दुर्घटनावश मौतें हुई हैं। ग यदि हाँ तो ऐसे कुल कितने मामले सामने आए हैं। घ उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का जिलावार ब्यौरा क्या है। और ग महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है, जिससे ये सड़कें विशेषकर भारी वर्षा सहित प्रतिकूल मौसम के दौरान भी टिकाऊ बनी रहें। माननीय ऑनरेबल मेंबर
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is one of the ambitious scheme floated by government for the upliftment of rural part of the India. Then Prime Minister respected Atal Bihari Vajpayee ji. At the same time, some guidelines and the conditions were issued to maintain the quality and the durability of the road. Especially in my area where the rainfall is very much high, we always allocate some funds for the maintenance. I would like to ask Honorable Minister, how many funds will be provided for the repairing of the roads constructed under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Konkan, which are damaged due to heavy rain, one, and needs to be investigated where the road quality is not being maintained. श्री कमलेश पासवान, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। संविधान की 7वीं सूची में ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और माननीय सदस्य ने जो पूछा उनके क्षेत्र में भारी बारिश के नाते करीब 4 सड़कें परबड़ी में खराब हुए थे, जो क्षतिग्रस्त हैं, जो चलने लायक नहीं है, महाराष्ट्र सरकार के पत्राचार के द्वारा प्राप्त हुआ। और जहां तक गुणवत्ता की बात की जा रही है, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री सड़क योजना 3 स्तरीय निगरानी तंत्र की व्यवस्था की गई है। पहले में इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में, दूसरे स्तर पर एसक्यूएम स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तथा तीसरे स्तर पर एनक्यूएम नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स में। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार में राज्य से मरम्मत के रखरखाव के लिए करीब 420 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया गया। माननीय सदस्य जी के क्षेत्र में अगर कोई विशेष सड़क क्षतिग्रस्त की बात होगी तो वो लिखित तौर पर देंगे, उस पर जांच कराकर हम लोग सरकार से बात करके उसको मरम्मत कराने के लिए और कार्रवाई करने का काम करेंगे। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। Respected sir, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी नया महाअभियान, this is also most ambitious scheme floated by under the leadership of Narendra Ji Modi ji. So I would like to ask Honorable Minister for this. Again, the target has been given for the every parliamentary constituency, especially my constituency is tribal, so it needs to be given more kilometers to be sanctioned. And Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Section 4 is also submitted to the government of the India. That sanction should be get at earliest. So both the request what I made on the behalf of my people of the constituency, I request Honorable Minister to give earliest sanction for that. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कई विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी जो विकास एवं आधारभूत सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम जन योजना का शुभारंभ किया और इसका लक्ष्य था ऐसे 75 समूहों को पीवीटीजी का सर्वांगीण विकास एवं आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना। लगभग 24,000 करोड़ रुपए के बजट वाले इस मिशन में करीब 9 प्रमुख मंत्रालय सम्मिलित हैं और इसमें सड़क, दूरसंचार, कनेक्टिविटी, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सतत आजीविका के अवसर। हमारे मंत्रालय को पीएम जन के तहत सड़क और आवास की जिम्मेदारी दी गई है। सड़क के क्षेत्र में करीब 8,000 किलोमीटर की सड़कों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा PMSY 4 में हमने आदिवासी गांवों को शेड्यूल 5 एरिया के लिए 250 प्लस जनसंख्या का प्रावधान किया है। जो भी प्राप्त बसौटे बची हैं उसको PMSY 4 में लेने का प्रयास किया जाएगा। ये महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न है, इसलिए छोड़ देते, अगली बार ले लेंगे। ओके, मैं जानता हूँ। क्वेश्चन के सुरेश जी। ओके, बैठिए प्रेमचंदन जी। थैंक यू स्पीकर सर। नो, मान्य आप डिबेट मत करो। सर थैंक यू स्पीकर सर। Honorable Minister, in his reply, maintenance of the roads constructed under the program of PMJSY, the state government is responsibility for the maintenance and repair
So the state, due to the financial constraint, state government is not ready to repair and construct the PMJSY road. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, the repair and reconstruction also taken by Government of India, Ministry of Rural Development. Hundreds of, not only thousands of PMJSY roads are not trafficable now. State government is not taken for the repair and reconstruction. So I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, whether this repair and reconstruction responsibility also taken by Government of India. Good question. अध्यक्ष महोदय, ये राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी सदस्य ने पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क जो है, हमारी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो भी सड़कें हम बनाते हैं उसका 5 साल तक रखरखाव करने की जिम्मेदारी उस ठेकेदार की होती है जो ठेकेदार उस टेंडर को पाता है, और उसके बाद हम लोग राज्य सरकारों को दे देते हैं, कहीं कहीं और भी विभागों को दे देते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव अभी हमारे मंत्रालय में नहीं पड़ा हुआ है कि इसका रखरखाव 10 साल के बाद हम लोग करें। क्वेश्चन नंबर 245 श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर। प्रश्न संख्या 245। क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क वर्ष 2024 में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के अंतर्गत संस्वीकृत और संवितरित धनराशि के विस्तृत आंकड़े क्या हैं? ख वर्ष 2024 में इस योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार के विस्तृत आंकड़े क्या हैं? ग इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल में वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विकसित की गई अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तृत आंकड़े क्या हैं? घ उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत और आवंटित किए गए वस्त्र पार्कों की संख्या और उनकी वर्तमान प्रगति के विस्तृत आंकड़े क्या हैं? और अंग क्या यह योजना वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए विश्व स्तरीय अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने में सफल रही हैं, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर बोले पहले 245। श्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री। अध्यक्ष पटल पे रख। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार और मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने 50 में से 12 टेक्सटाइल पार्क और एक पीएम मित्र पार्क महाराष्ट्र को दिया है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में 1982 में हमारे यहाँ एक टेक्सटाइल हब होता था, गिरन गांव बोला जाता था। उसमें स्ट्राइक हुआ, संप हो गया और वहाँ के मजदूर बेरोजगार हो गए। उसके माध्यम से मेरा प्रश्न है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि मुंबई जो देश के वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वहाँ स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क यानी SITP के तहत पिछले 5 वर्षों में कुल कितने टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अतिरिक्त मुंबई और MMR रीजन में स्थित पुरानी मिलों, बुनाई इकाइयों और अन्य पारंपरिक कपड़ा व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को धन्यवाद दूंगा। वैसे तो मैं 50 के 50 पार्क का सूची उसमें उत्तर में डाल दिया हूं, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये मोदी जी को धन्यवाद मैं देता हूं कि ये पार्क 2005 से शुरू हुआ और 2005 से शुरू हुआ और उस समय अध्यक्ष महोदय 98 पार्क को इन्होंने आवेदन लिया और अंत में आते आते 50 पार्क बचा। और जब से भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, हमने उसमें से 10 साल में 8 पार्क को पूरा कर दिया और 5 पार्क को इस बार हमने 34 करोड़ रुपया उसके किस्त को दिया है। और 7 लोगों ने मांगा था, 7 में से 5 को हमने देने का काम किया। ओके, सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने मुंबई के बारे में कहा था, जो मेल मजदूर बेरोजगार हो गए थे, उसके बारे में कहे। आपका समय कम है। मैं सप्लीमेंट्री दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के लिए लागू की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना में रुपए 300 करोड़ के विवेश और 600 करोड़ के न्यूनतम टर्नओवर की शर्तें है, मध्यम एवं लघु उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है।
जिससे वे इस सरकारी योजना का लाभ उठाने में संघर्ष कर रहे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार इन शर्तों को संशोधित करके ये लिमिट कम करने पर विचार करेगी ताकि अधिक से अधिक पीएलआई योजना का लाभ उठा सके, और क्या सरकार ऐसे छोटे उद्योगों के लिए क्लस्टर आधारित टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की कोई योजना का विचार कर रही है क्या? महोदय, ऐसे तो इनका प्रश्न उससे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने पूछा है तो बता देना उचित होगा। ये नेशनल टेक्सटाइल मिशन जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, ये भारत के अंदर नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक मिशन के रूप में लिया गया और 3 बिलियन से ऊपर हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने टेक्निकल टेक्सटाइल एंटिटी मिशन लिया, उसमें PIL लिया और PIL में हमने 1000 करोड़ रखा है। 1400 करोड़, 1000 नहीं 1400 करोड़। ठीक है, 1400 करोड़ अभी रखा, 10,000 करोड़ का है टोटल। ठीक है। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में टेक्सटाइल के क्षेत्र में हमारा देश बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन वहीं मेरे गृह जिला भागलपुर में जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, उस गृह जिला में 50,000 से ज़्यादा प्रशिक्षित बुनकर आज अपने व्यवसाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यान बैंक को लेकर उनका कोई वहां पर प्रस्ताव है, क्योंकि यान बैंक हो जाने से मील से जो सूता आता है, जो यान आता है, वो उसको उस रेट में वहां के बुनकरों को मिल पाएगा जो पहले हैंडलूम के लिए मिलता था। क्या पावरलूम के लिए भी वो सुनिश्चित किया जाएगा और यान बैंक की स्थापना वहां की जाएगी? मैं यही माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजेश जी को धन्यवाद दूंगा। इनकी कंस्टिट्यूएंसी खगड़िया है, लेकिन भागलपुर से आते हैं और भागलपुर सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। और इस प्रश्न से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो विषय रखा है, भारत की सरकार हथकरघा को, बीभर को पूरे देश में बढ़ावा देने के लिए हम उनको सूता देने का काम करते हैं, सिल्क का सूता हो चाहे जो भी सूता हो। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार के साथ मिलकर के हम उन बुनकरों को सूता की कमी नहीं होने देंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, नंबर 5 ही आते हैं, इसलिए अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 246 अनंत नायक। प्रश्न संख्या 246। क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क ओडिशा में वर्तमान में ग्रामीण विकास से संबंधित कुल कितनी केंद्रीय योजनाएं कार्यशील हैं तथा उनसे जिलावार कितने ग्रामीण लाभान्वित हुए हैं? ख सरकार द्वारा ओडिशा में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिलावार क्या कदम उठाए गए हैं? ग विगत 5 वर्षों के दौरान ओडिशा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है? और घ ओडिशा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, आवास तथा स्वच्छता अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? माननीय मंत्री जी। श्री शिवराज सिंह चौहान, ग्रामीण विकास मंत्री। महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, शॉर्ट में समय खत्म हो रहा है आपका। जी अध्यक्ष महोदय, मैं सीधे पूछ रहा हूँ। सीधा नहीं पूछोगे तो 12 बज जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, जो कि गांव में इसको डेवलपमेंट के लिए इतना स्कीम बनाया। फिर भी मैं मंत्रिमंडल से जानना चाहता हूँ, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM की लाभार्थी महिला की संख्या कितनी है उड़ीसा में, और SHG महिलाओं को फुल क्रेडिट समर्थन कितने प्रदान किए हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आजीविका मिशन ने बहनों की जिंदगी बदल दी है। और जैसा माननीय सदस्य पूछ रहे, उड़ीसा में NRLM की लाभार्थी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 5.8 लाख स्व सहायता समूह में
59,30,000 ग्रामीण बहनों को संगठित किया गया है। उड़ीसा में एसएचजी महिलाओं को बहनों को कुल 51,547 करोड़ रुपए का क्रेडिट समर्थन प्रदान किया गया है, जिसमें 47,574 करोड़ रुपए का एसएचजी बैंक ऋण शामिल है। और मैं बहनों को बधाई देते हुए कहना चाहूंगा, रीपेमेंट रेट भी बहुत अच्छा है, एनपीए केवल 1.28% है। उड़ीसा ने बहुत सार्थक ढंग से इस योजना को क्रियान्वित किया है और आजीविका मिशन के कारण आज बहनों की जिंदगी पूरे देश में बदल रही है। 1.25 करोड़ से ज्यादा तो लखपति दीदियां बन चुकी है, जो जल्दी 3 करोड़ हो जाएंगी। प्रश्नकाल समाप्त। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the proceedings during the question hour in Lok Sabha today. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.